हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। पिछली वीडियो में हमने डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट और डिफेंस ऑफ नेसेसिटी को पढ़ा था और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेंस ऑफ कंसेंट को। अब डिफेंस ऑफ कंसेंट आखिर होता क्या है, आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए दो पर्सन्स हैं ए और बी। जो ए है वो बी के ऊपर एक हार्म कॉज कर देता है। अब अगर ए ये प्रूव कर देता है कि बी ने ही उसे ये कंसेंट दी थी कि वो उसके ऊपर हार्म कॉज कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में ए को लाइबिलिटी से पूरी तरीके से रिलीज कर दिया जाएगा। इसी बात पे हम एक केस पढ़ते हैं, एनी राजन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2013 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये कहा गया था, कंसेंट इज एन एक्टिव विल ऑफ द पर्सन गिविंग दी कंसेंट। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी कंसेंट दे रहा है तो ये उसकी एक्टिव विल मानी जाएगी। इट विल बी सेड टू बी ए वॉलंटरी कंसेंट ओनली इफ दी कंसेंट वाज गिवन इन अ सिचुएशन वेयर the person gave the consent with the knowledge of nature and consequences of the act to which he gave the consent। मतलब कंसेंट को वॉलंटरी तभी माना जाएगा अगर कंसेंट देने वाले व्यक्ति को ये पता हो कि जिस चीज के लिए वो कंसेंट दे रहा है उस चीज का नेचर कैसा है और उसके परिणाम कैसे हो सकते हैं। साथ ही इस केस में ये कहा गया था, कंसेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिजायर ऑफ द माइंड, दैट इज विलिंगनेस ऑफ द माइंड। कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड ऑल्सो। मतलब जो हमारी कंसेंट होती है वो हमारे माइंड की डिजायर्स को एक्सप्रेस करती है। साथ ही कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। डिफेंस ऑफ कंसेंट के अंदर ही हम सेक्शन 28 को पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 28 बात करता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब एक कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो बेसिकली सेक्शन 28 हमें 3 टाइप की कंडीशंस के बारे में बताता है। सेक्शन 28 का पॉइंट ए बात करता है, अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट प्लस अक्यूज्ड न्यू दैट। मतलब अगर कोई कंसेंट दी जा रही है इंजरी के डर के रहते या फिर किसी फैक्ट के मिसकंसेप्शन के अंदर, और साथ ही जो अक्यूज्ड है वो ये जानता है कि कंसेंट देने वाला या तो इंजरी के फियर में कंसेंट दे रहा है या फिर किसी फैक्ट के मिसकंसेप्शन के अंदर। सेक्शन 28 का पॉइंट बी बात करता है अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिकेशन के बारे में। मतलब अगर कंसेंट देने वाला पर्सन अनसाउंड माइंड का है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, जिसकी वजह से जिस चीज के लिए वो कंसेंट दे रहा है उस चीज का वो नेचर नहीं समझ पाता, ना ये जान पाता है कि उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उस चीज के परिणाम क्या होंगे। और सेक्शन 28 का पॉइंट सी बात करता है चाइल्ड लेस देन 12 ईयर्स ओल्ड। तो बेसिकली सेक्शन 28 हमें इन 3 कंडीशंस के बारे में बताता है कि कब कब एक कंसेंट को वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर कंसेंट फियर ऑफ इंजरी में दी जा रही है या फिर किसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से दी जा रही है और अक्यूज्ड इस बात को जानता है तो फिर वो कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। या फिर अगर कंसेंट देने वाला कोई अनसाउंड पर्सन है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है जिसकी वजह से वो एक्ट के नेचर को या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझ पाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो कंसेंट है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। और लास्ट में हमने देखा कि अगर जो बच्चा है वो 12 साल से छोटा है वो भी अगर किसी भी टाइप की कंसेंट देता है तो वो भी कोई वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो बेसिकली सेक्शन 28 कोई जनरल एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि ये हमें ये बताता है कि कब कब एक कंसेंट को वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 28 से रिलेटेड ही हम एक केस लॉ को पढ़ने वाले हैं। केस का नाम है अनुराग सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2019 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक पर्सन था जो कि ऑलरेडी मैरिड था, स्टिल वो पर्सन एक दूसरी लड़की के साथ अफेयर करता है और उस लड़की को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मनाता है। और वो लड़की इस मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर भी लेती है कि जो वो लड़का है वो उस लड़की से शादी करेगा, जबकि वो लड़का अच्छे से जानता है कि वो उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उस लड़की की जो कंसेंट है वो यहाँ पे इनवैलिड डिक्लेयर हो जाती है। और ऐसा हुआ सेक्शन 28 के पॉइंट ए से, जहाँ पे लड़की मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में अपनी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट दे देती है और जो अक्यूज्ड है वो इस बात को जानता है कि वो लड़की एक मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंडर में ही वो कंसेंट दे रही है। अब हम पढ़ेंगे एक कंसेप्ट को जो कि एक लीगल मैगजीम से निकल के आया है। वो लीगल मैगजीम है वॉलंटाई नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब होता है टू अ विलिंग पर्सन इंजरी इज नॉट डन। देखिए ये मैगजीम कहती है पर्सन who is of proper age and of sound mind is the best judge of his interest and is quite equitable that the law allows him to take the risk of his own harm। मतलब अगर एक व्यक्ति प्रॉपर एज का है साथ ही साउंड माइंड का है तो वो अपने हितों का बेस्ट जज होता है और कानून को उसे ये अलाउ करना चाहिए कि वो अपने हार्म्स का रिस्क खुद उठा सके। लेकिन एट द सेम टाइम लॉ डज नॉट परमिट हिम टू टेक अवे हिज ओन लाइफ एज ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड फॉर द सोसाइटी। मतलब कानून कभी भी पर्सन को ये परमिशन नहीं देता कि वो अपनी खुद की लाइफ को खत्म कर दे, क्योंकि इस समाज में ह्यूमन लाइफ जो इंसान की जिंदगी है वो सैक्रेड मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, द पर्सन कैन बी अलाउड
to take risk of his own life only in some exceptional cases like cases of preventing death or grievous hurt or infirmity etc. इसका मतलब वैसे तो नॉर्मली एक पर्सन अपने इंटरेस्ट का बेस्ट जज होता है, इसलिए उसे अपने हार्म का रिस्क लेने देना अलाउ होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कानून उसे अपनी खुद की जिंदगी को खत्म करने की परमिशन नहीं देता है। इसका मतलब किसी भी पर्सन को अपनी खुद की जिंदगी का रिस्क लेने के लिए अलाउ सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस में किया जाएगा, जैसे कि डेथ को प्रिवेंट करना या फिर किसी ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करना या फिर किसी इन्फर्मिटी को प्रिवेंट करना। और इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है आगे आने वाले सेक्शंस। आइए उन्हें अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 को। सेक्शन 25 बात करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। मतलब ऐसा एक्ट जिसमें ना तो ये इंटेंशन है ना ही ये नॉलेज है कि कंसेंट देने वाले पर्सन की डेथ हो सकती है या फिर उसे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। आइए सेक्शन 25 की बेस्ड लैंग्वेज को पढ़ते हैं। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take a risk of that harm। इसका मतलब हुआ कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी अगर उस एक्ट को करते वक्त करने वाले पर्सन का ये इंटेंशन नहीं है कि वो डेथ कॉज करे या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करे। साथ ही उस पर्सन को इस बात का ये नॉलेज भी नहीं है कि वो एक्ट सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज करेगा या फिर उसे ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएगा। और साथ ही जिस पर्सन को हार्म हुआ है वो 18 ईयर से बड़ा है और उसने अपनी वॉलेंटरी कंसेंट दी है, वो भी एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सेक्शन 28 में हमने वैलिड कंसेंट की मिनिमम एज को 12 ईयर बढ़ा था, लेकिन सेक्शन 25 में जो विक्टिम है उसकी मिनिमम एज कम से कम 18 होनी चाहिए। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि सेक्शन 25 में वॉलेंटरी कंसेंट देने की जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है, लेकिन बाकी सभी सेक्शंस में वैलिड कंसेंट की मिनिमम एज को हम 12 ईयर्स मानेंगे सेक्शन 28 के हिसाब से। आइए अब हम सेक्शन 26 को पढ़ते हैं। सेक्शन 26 बात करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ और पर्सन्स बेनिफिट। मतलब ऐसा एक्ट जिसको इस इंटेंशन से नहीं किया जा रहा कि सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज हो, साथ ही वो एक्ट कंसेंट लेकर किया जा रहा है और गुड फेथ में किया जा रहा है कंसेंट देने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए। सेक्शन 26 की बेस्ड लैंग्वेज कहती है नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच मे कॉज or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। इसका मतलब हुआ कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी अगर उसे करते वक्त इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, साथ ही जो पर्सन उस एक्ट को कर रहा है वो ये बात नहीं जानता कि वो चीज डेथ कॉज कर सकती है और उस एक्ट को गुड फेथ में किया गया है और कंसेंट देने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया है। तो बेसिकली सेक्शन 26 सेक्शन 25 से डिफरेंट कैसे है? सेक्शन 25 में कोई बेनिफिट के लिए नेसेसरीली बात नहीं की गई थी, लेकिन सेक्शन 26 में कंसेंट देने वाले पर्सन के बेनिफिट को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। साथ ही सेक्शन 26 में गुड फेथ होना बहुत जरूरी है, लेकिन सेक्शन 25 में गुड फेथ की कोई बात नहीं की गई थी। साथ ही सेक्शन 25 में जो एज वाली कंडीशन थी वो 18 इयर्स की थी, लेकिन सेक्शन 26 में कोई एज को मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब हम सेक्शन 28 में जो 12 इयर्स एज दी गई है उसे मानेंगे। आइए अब हम सेक्शन 26 के एक एग्जांपल को देखते हैं। सपोज करते हैं एक पेशेंट है जिसकी एक सर्जरी होने वाली है। वो डॉक्टर को कंसेंट देता है कि वो उसका ऑपरेशन कर सकता है। अब अगर डॉक्टर गुड फेथ में उसी पेशेंट के बेनिफिट के लिए ऑपरेशन करते वक्त पेशेंट को कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता है तो डॉक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। आइए अब हम सेक्शन 27 को पढ़ते हैं। सेक्शन 27 बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। मतलब ऐसा एक्ट जो कि गुड फेथ में किया जा रहा है, साथ ही बेनिफिट के लिए किया जा रहा है बच्ची के लिए या फिर ऐसा पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है, और जहां पे कंसेंट दी जा रही है उसके गार्जियन के द्वारा। सेक्शन 27 की बेस्ड लैंग्वेज कहती है नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट
either express or implied, of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person, provided that exception shall not extend to A. intentional causing of death or to attempting to cause death, B. the doing of anything which the person doing it knows or to be likely to cause death, or any purpose other than the preventing of death or grievous hurt, or the curing of any grievous disease or infirmity. C. the voluntary causing of grievous hurt or to the attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt, or the curing of any grievous disease or infirmity. D. the abatement of any offense, to the committing of which offense it would not extend. तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन 27 की बेड लैंग्वेज काफ़ी लंबी और चौड़ी है। आइए हम इसे ही ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म में समझते हैं। देखिए सेक्शन 27 कह रहा है कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अगर वो किया जा रहा है गुड फेथ में और बेनिफिट के लिए, जो कि एक बच्चे के लिए है जो कि 12 ईयर से छोटा है। अब यहाँ पे बच्चे को 12 ईयर से छोटा क्यों बताया गया है? क्योंकि सेक्शन 28 में हम पढ़ के आए हैं कि 12 ईयर से जो बड़ा बच्चा है उसकी कंसेंट वैलिड मानी जाएगी। तो सेक्शन 27 में जिस बच्चे की बात हो रही है वो 12 ईयर से भी छोटा है या फिर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन, और जो एक्ट है वो किया जा रहा है उस बच्चे के या फिर उस अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के गार्जियन की कंसेंट के द्वारा, भले ही वो एक्ट हार्म कॉज करता है। तो सिंपल शब्दों में अगर कोई गार्जियन या फिर केयर टेकर जिसके पास उस बच्चे का या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन का लॉफुल चार्ज हो, वो ऑनेस्टली गुड फेथ में और उस बच्चे या फिर अनसाउंड माइंड के बेनिफिट के लिए किसी पर्सन को कंसेंट देता है वो एक्ट करने के लिए, भले ही वो एक्ट उस बच्चे को या फिर उस अनसाउंड माइंड पर्सन को हार्म कॉज कर देता हो, स्टिल वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन साथ ही सेक्शन 27 में कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। मतलब सेक्शन 27 का डिफेंस अगर मिल भी रहा है, स्टिल अगर वो केस उन एक्सेप्शंस में फॉल कर जाता है तो वो डिफेंस भी नहीं मिलेगा। मतलब ये जो एक्सेप्शंस हैं A, B, C और D, ये सेक्शन 27 के डिफेंस के एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 27 अपने आप में एक एक्सेप्शन है कि कब कब कोई चीज ऑफेंस नहीं होगी। तो सेक्शन 27 का एक्सेप्शन होना मतलब एक्सेप्शन का एक्सेप्शन होना, इसका मतलब अगर इन चारों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में भी वो केस फॉल कर जाता है तो आपको सेक्शन 27 का डिफेंस नहीं मिलेगा। आइए हम इन एक्सेप्शंस को डिटेल में बढ़ते हैं। पॉइंट ए बात करता है इंटेंशनल किलिंग या फिर अटेम्प्ट टू किल के बारे में, जो कि काफी जाहिर सी बात है कि भले ही पेरेंट्स ने या फिर गार्जियंस ने, केयर टेकर्स ने आपको कंसेंट दे भी दी है, स्टिल आप अपने इंटेंशन के साथ में उस बच्चे को या फिर उस इंसेन पर्सन को जान से मार नहीं सकते। एक्सेप्शन बी बात करता है कि जो भी पर्सन वो एक्ट कर रहा है वो ये जानता है कि उसके एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है उस बच्चे की या फिर उस इंसेन पर्सन की, और वो एक्ट वो इसलिए नहीं कर रहा है कि डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट कर सके या फिर किसी सीरियस डिजीज को, किसी इन्फर्मिटी को प्रिवेंट कर सके। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि उस एक्ट को करने वाला पर्सन अगर ये जानता है कि ये एक्ट डेथ कॉज कर सकता है तो यहाँ पे उसे सेक्शन 27 का डिफेंस नहीं मिलेगा, और उसे एक ही शर्त पे डिफेंस मिलेगा कि अगर उस बच्चे की डेथ होनी ही है या फिर उस बच्चे को ग्रीवियस हर्ट होना ही है या फिर वो बच्चा किसी सीरियस डिजीज या फिर इन्फर्मिटी का शिकार है और इन तीनों चीजों को प्रिवेंट करने के लिए उसे वो एक्ट करना ही पड़ रहा है, तो सिर्फ तभी वो सेक्शन 27 का डिफेंस ले सकता है। मतलब अगर आप ये जानते हो कि आपके एक्ट से उस बच्चे की या फिर उस इनसेन पर्सन की डेथ हो सकती है, लेकिन आप वो काम स्टिल इसलिए कर रहे हो क्योंकि उस पर्सन की डेथ को, ग्रीवियस हर्ट को या फिर किसी सीरियस डिजीज को आपको प्रिवेंट करना है, उसको ठीक करना है, उसको क्योर करना है, तो ऐसे केस में तो आप वो एक्ट कर सकते हो, आपको सेक्शन 27 का डिफेंस मिल जाएगा। अदरवाइज आपको सेक्शन 27 का डिफेंस नहीं मिलेगा। पॉइंट सी बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। मतलब आप इंटेंशनली उस बच्चे को या फिर उस इंसेन पर्सन को ग्रीवियस हर्ट नहीं पहुंचा सकते अनलेस वो आप इसलिए कर रहे हो ताकि उसकी डेथ प्रिवेंट हो सके या फिर ग्रीवियस हर्ट प्रिवेंट हो सके या फिर उसकी जो सीरियस डिजीज है या फिर इन्फर्मिटी है उसको क्योर किया जा सके। तो ये सेम पॉइंट बी जैसा ही है। पॉइंट डी बात करता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। मतलब इस सेक्शन में अगर आप वो ऑफेंस नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को हेल्प करोगे या फिर इनकरेज करोगे उस ऑफेंस को करने के लिए। अगर आपको ऑफेंस करने के लिए मना किया गया है तो ये भी माना जाएगा कि आपको उस ऑफेंस का अबेटमेंट करने के लिए भी मना किया गया है। तो बेसिकली अगर हम सारी चीजों को समराइज करें तो सेक्शन 27 हमें ये बताता है कि अगर कोई बच्चा है जो कि 12 साल से छोटा है या फिर कोई अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति है, उनके गार्जियन या फिर लॉफुल केयर टेकर अगर उनके बेनिफिट के लिए कंसेंट देते हैं तो आप
वो एक्ट कर सकते हो, भले ही उस एक्ट से उस बच्चे को या फिर उस इनसेन पर्सन को हार्म कॉज होता हो, लेकिन आपका जो एक्ट है वो उसकी जिंदगी को बचाने के लिए होना चाहिए या फिर किसी सीरियस डिजीज या फिर इन्फर्मिटी को क्योर करने के लिए होना चाहिए। आइए अब हम सेक्शन 27 से रिलेटेड ही कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। देखिए एग्जांपल नंबर 1 में ए नाम का एक बच्चा है जो कि सिर्फ 10 साल का है और उसका एक ऑपरेशन होना है डॉक्टर के द्वारा। अब सेक्शन 28 के हिसाब से क्योंकि ए 12 साल से छोटा है इसलिए वो कंसेंट देने के लिए केपेबल नहीं है, तो ए की जगह पे उसके जो गार्जियंस हैं वो कंसेंट देंगे और डॉक्टर अगर गुड फेथ में और ए के बेनिफिट के लिए कोई भी एक्ट करता है तो वो लाइबल नहीं होगा। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में ए नाम का एक बच्चा है जो कि 10 साल का ही है। अब इस केस में जो डॉक्टर है वो खुद ए के गार्जियन ही है और ए का ऑपरेशन होना है। अब इस केस में क्योंकि जो डॉक्टर है वो खुद गार्जियन है तो उसको किसी थर्ड पर्सन की कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी। वो गुड फेथ में और उस बच्चे के बेनिफिट के लिए, अपने खुद के बच्चे के बेनिफिट के लिए वो एक्ट कॉज कर सकते हैं। आइए अब हम सेक्शन 27 से रिलेटेड एक केस लॉ को पढ़ते हैं। केस का नाम है CR करियप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2018 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक टीचर होता है जो कि एक सेकंड क्लास के बच्चे को इतना मारता है कि उस बच्चे को ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, उस बच्चे की आईज में इंजरी हो जाती है। अब टीचर अपने बयान में ये कहता है कि उस बच्चे के गार्जियंस ने टीचर को ये कंसेंट दे रखी थी कि वो उस बच्चे को मार सकता है, लेकिन स्टिल इस केस में टीचर को ग्रीवियस हर्ट के लिए लाइबल ठहराया गया था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहली बात, किसी को मारना उसके बेनिफिट के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता और यहाँ पे गुड फेथ भी थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है। साथ ही ये जो केस है ये सेक्शन 27 के एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है। एक्सेप्शन नंबर C में, जिसमें आप वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं कर सकते अनलेस आप उस बच्चे की जान बचा रहे हो या फिर उसे ग्रीवियस हर्ट से बचा रहे हो या फिर उसे कोई इन्फर्मिटी से क्योर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, इसी वजह से उस टीचर को सेक्शन 27 का डिफेंस नहीं मिल पाया। आइए अब हम सीधे सेक्शन 29 पे चलते हैं। सेक्शन 29 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स which are offenses independently of harm caused। मतलब उन एक्ट्स को एक्सक्लूड किया गया है अगर वो इंडिपेंडेंटली कोई हार्म कॉज करते हैं। आइए इसे समझते हैं। सेक्शन 29 की बेड लैंग्वेज कहती है द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 25, 26 एंड 27 do not extend to acts which are offenses independently of any harm which they may cause or intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। मतलब अभी तक हमने जो जनरल एक्सेप्शंस पढ़े थे सेक्शन 25 में, 26 में और 27 में, वो एक्सटेंड नहीं होंगे अगर जो डूअर है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस कॉज कर देता है। तो आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं दो पर्सन है A और B जो कि एक बॉक्सिंग मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे B ने अपनी कंसेंट फॉर हार्म दे रखी है। इसका मतलब अगर बॉक्सिंग मैच के दौरान A B के ऊपर कुछ पंचेस थ्रो करता है और B को कोई हार्म कॉज हो जाता है तो इसके लिए A लाइबल नहीं होगा। लेकिन हम सपोज करते हैं कि B एक प्रेग्नेंट वुमेन है और A B को पंच करता है जिससे B को मिसकैरेज हो जाता है, जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। तो ऐसे केस में जो A है वो मिसकैरेज के लिए लाइबल होगा। आइए अब हम सेक्शन 30 को पढ़ते हैं। सेक्शन 30 बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। अब तक हमने जितने भी सेक्शंस पढ़े उन सब में कहीं ना कहीं कंसेंट दी जा रही थी, लेकिन सेक्शन 30 ऐसी सिचुएशन की बात करता है जब कंसेंट नहीं दी जा रही है लेकिन स्टिल वो एक्ट गुड फेथ में किया जा रहा है और किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। आइए सेक्शन 30 की बेड लैंग्वेज को पढ़ते हैं। सेक्शन 30 बात करता है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for the person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit, provided that this exception shall not extend to A. the intentional causing of death or attempting to cause death, B. the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death or for the purpose other than preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity, C. the voluntary causing of hurt or to attempting to cause hurt or any purpose other than the preventing of death or hurt, D. the abatement of offense or committing of which offense it would not extend। तो ये जो एक्सेप्शंस जस्ट हमने पढ़े
वो तो बिल्कुल सेक्शन 27 जैसे ही लग रहे हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि सेक्शन 30 आखिर कहना क्या चाह रहा है। बेसिकली सेक्शन 30 ये बोल रहा है कि कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अगर वो गुड फेथ में किया जा रहा है और किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे उसकी कंसेंट जो है वो मिसिंग है, क्योंकि वो कंसेंट दे ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो कंसेंट दे पाए, या फिर उसके लिए इस वक्त कंसेंट देना इम्पॉसिबल है। साथ ही फिलहाल उसका कोई गार्जियन या फिर लॉफुल केयर टेकर मौजूद नहीं है जो कि उसके बिहाफ पे कंसेंट दे सके। इसका मतलब जो सिचुएशन है वो थोड़ी इमरजेंसी जैसी है। लेकिन बिल्कुल सेक्शन 27 की तरह ही इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। आइए एक एक करके उन्हें अच्छे से पढ़ते हैं। जो पहला एक्सेप्शन है ए वाला, वो तो बिल्कुल सेक्शन 27 जैसा ही है, इंटेंशनल डेथ और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ। मतलब सेक्शन 30 का डिफेंस आपको नहीं मिलेगा अगर आप उस पर्सन की डेथ को इंटेंशनली कॉज करते हो या फिर अटेम्प्ट टू कॉज डेथ करते हो। एक्सेप्शन बी बात करता है जो एक्ट को करने वाला पर्सन है वो ये जानते हुए डेथ कॉज कर रहा है कि उसका जो एक्ट है वो डेथ कॉज कर सकता है, अदर देन प्रिवेंटिंग डेथ, ग्रीवियस हर्ट या फिर क्यूरिंग ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब सेक्शन 30 के अंदर आप सिर्फ डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए या फिर किसी इन्फर्मिटी या फिर ग्रीवियस डिजीज को क्योर करने के लिए ही सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो। एक्सेप्शन सी बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट अनलेस इट इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और हर्ट। मतलब सेक्शन 30 का डिफेंस आपको नहीं मिलेगा अगर आप वॉलंटरीली सामने वाले पर्सन को हर्ट पहुंचा रहे हो या फिर अटेम्प्ट कर रहे हो हर्ट पहुंचाने का, और सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप उसकी डेथ को या फिर किसी हर्ट को प्रिवेंट कर सको। मतलब आप हर्ट तभी पहुंचा सकते हो जब सामने वाले पर्सन की डेथ को या फिर हर्ट को प्रिवेंट करना हो। एक्सेप्शन डी बात करता है जब आप ऑफेंस नहीं कर सकते तो आप उसका अबेटमेंट भी नहीं कर सकते। मतलब आप किसी और पर्सन को एनकरेज या फिर हेल्प नहीं कर सकते कि वो विक्टिम को हर्ट कॉज कर सके। और ये एक्सेप्शन भी बिल्कुल सेक्शन 27 की तरह ही है। आइए अब हम सेक्शन 30 का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज कीजिए ए और बी नाम के दो पर्सन्स हैं जो कि जंगल में जाते हैं। अब बी को एक टाइगर उठा के ले जाता है। अब ए बी को बचाने के लिए गुड फेथ में और उसके बेनिफिट के लिए टाइगर की तरफ फायरिंग शुरू कर देता है। अगर गलती से जो बुलेट है वो टाइगर की जगह बी को ही लग जाती है तो ऐसे केस में जो ए है वो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि ये काम उसने पूरा गुड फेथ के साथ किया है, साथ ही बी के बेनिफिट के लिए किया है ताकि उसकी डेथ को या फिर ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट किया जा सके। और साथ ही इस केस में बी केपेबल नहीं था कि वो अपनी कंसेंट दे सके। और इसी के साथ आज आपने डिफेंस ऑफ कंसेंट को अच्छे से समझ लिया है। आज हमने पढ़ा सेक्शन 25 को, 26 को, 27 को, 28 को, 29 को और 30 को। सबसे पहले सेक्शन 28 में हमने ये जाना कि कंसेंट कब कब वैलिड नहीं होती है। फिर सेक्शन 25 में हमने ये देखा कि अगर पर्सन 18 ईयर से बड़ा है और वो एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड कंसेंट दे रहा है तो डेथ को छोड़ के आप उसे कोई भी हार्म कॉज कर सकते हो। फिर हमने सेक्शन 26 में देखा कि पर्सन के बेनिफिट के लिए और गुड फेथ में आप इंटेंशनल डेथ को छोड़ के उसे कोई भी हार्म कॉज कर सकते हो। फिर सेक्शन 27 में हमने ये देखा कि अगर कोई बच्चा है जो कि सिर्फ 12 साल से भी छोटा है या फिर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसकी जगह पे उसके गार्जियंस भी कंसेंट दे सकते हैं उसके बेनिफिट के लिए और गुड फेथ में। फिर सेक्शन 29 में हमने ये देखा कि अगर कोई इंडिपेंडेंट ऑफेंस होता है तो सेक्शन 25, 26 और 27 के डिफेंस लागू नहीं होंगे। और सेक्शन 30 में हमने ये देखा कि अगर सामने वाला पर्सन इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो अपनी कंसेंट दे सके तो उसके बेनिफिट के लिए और गुड फेथ में अगर आप कोई एक्ट करते हो तो वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और इसी के साथ आज का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।